अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और हमारे टॉपिक का नाम है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर डीजेनरेट सिस्टम। तो स्टार्ट में स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए सिंपल सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि सिंपल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो। तो मैं यही लिखता हूं कि जिसमें एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम सिंपल सिस्टम कहेंगे। स्टूडेंट इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सिंपल सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम भी कहते हैं। तो सिंपल सिस्टम इज आल्सो नाउन एज सिंपल सिस्टम is also known as आइडियल सिस्टम। तो इसको हम आइडियल सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है स्टूडेंट, जो इसकी एग्जांपल होगी वो ये होगी पार्टिकल इन अ बॉक्स, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और तीसरी जो एग्जांपल होती है स्टूडेंट वो होती है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ETC। स्टूडेंट ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सिंपल सिस्टम की। आइडियल सिस्टम या सिंपल सिस्टम होता है इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एग्जैक्ट होता है। तो मैं ये लिखूंगा कि जो इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो एग्जैक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं तो इनको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। मैंने ये कहा है कि जो हमारे पास सिंपल सिस्टम होते हैं इनको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी सॉल्व्ड, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम can be solved by using Schrödinger equation। स्टूडेंट नेक्स्ट जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो दूसरा हेडिंग डालोगे आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है कि किसी सिंपल सिस्टम में मैं कोई एक्सटर्नल इफेक्ट को ऐड करता हूं, तो इस तरह के जो सिस्टम होंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहेंगे। तो मैंने ये कहा है कि जब मैं किसी सिंपल सिस्टम में जब एक्सटर्नल इफेक्ट को मैं ऐड करूंगा, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नाम देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो इसकी एग्जांपल होगी स्टूडेंट वो होगी ज़ीमॉन इफेक्ट, जिसमें एनर्जी लेवल पर जो स्प्लिट अप होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल इफेक्ट को ऐड किया जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल जो होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है स्टार्क
स्टार्क इफेक्ट, जिसमें एनर्जी लेवल स्प्लिट अप होते हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, ईटीसी। तो स्टूडेंट इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट लाइन ये लिखूंगा कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इस टाइप के सिस्टम होते हैं उनको हम पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हम यही लिखते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम कैन बी solved by this types of system can be solved by using perturbation theory कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं इनको हम पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से सॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है कि पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, तो आप हेडिंग दोगे बच्चों, पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी कि किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर चेंज आना ड्यू टू द एक्सटर्नल इफेक्ट। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, कि किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर चेंज आना ड्यू टू द एक्सटर्नल इफेक्ट, तो ऐसे बच्चों जिसे हम बच्चों क्या कहेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी कहेंगे। तो मैंने ये कहा है कि द फिजिकल सिस्टम कैन बी चेंज्ड, द small physical system the small physical system the small physical system can be changed due to external effect, due to external effect is called perturbation theory, जिसे हम पर्टर्बेशन थ्योरी कहते हैं। पीटी का मतलब है पर्टर्बेशन थ्योरी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, कि किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर चेंज आना, तो ऐसे तो किसकी वजह से चेंज आना, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से चेंज आना, तो ऐसे तो जिसे हम क्या कहेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी कहेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट, यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि डीजेनरेट सिस्टम क्या होता है। जल्दी से हेडिंग डालोगे, चलो जी, डीजेनरेट सिस्टम, एक एक पॉइंट आपने याद करना है। डीजेनरेट सिस्टम, तो स्पेलिंग आप खुद करेक्ट कर लेना बच्चों, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ तो इसके लिए बच्चों माजरत स्पेलिंग के लिए। डीजेनरेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चों एक से ज्यादा स्टेट होती हैं इन अ सेम एनर्जी लेवल। मैंने क्या कहा है कि डीजेनरेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा स्टेट होती हो इन अ सेम एनर्जी लेवल, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, डीजेनरेट सिस्टम का। स्पेलिंग आपने करेक्ट कर लेनी है, चलो मैं कर देता हूं, डी सिस्टम इन विच
the system in which more than one eigenstate more than one eigenstate in same energy level is called degenerate सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें एक से ज़्यादा आइगन स्टेट हो इन अ सेम एनर्जी लेवल इज नाउन एज डीजेनरेट सिस्टम। इसके बच्चों हम एक डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल है। अब इस एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारी स्टेट पाई जाएंगी। ठीक है, ये हो गया, ये स्टेट होगी, 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 ये स्टेट होगी। अब इस स्टेट का नाम, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A0, ठीक है, और साई n हो जाएगा 0। तो जो दूसरा होगा वो A1 साई n1। इसी तरह चलते 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 अब मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे आएगा En, मतलब सेम एनर्जी लेवल है और इसके अंदर डिफरेंट जो स्टेट हो रही है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और चलते 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 लास्ट में होता है An, या आप कह दें कि एफ फोल्ड मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बुक के अंदर फोल्ड का लफ्ज है, तो AF साई क्या आ जाएगा बच्चों, NF। स्टूडेंट, ये आ गया है लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है और इसको समेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इन स्टेट को हम कैसे लिखेंगे। तो ये स्टेट बनेगी E साई n इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन फॉर्म। चलो समेशन से पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, फिर इसके बाद मैं स्टेट फॉर्म में आपको बताता हूँ। A0 साई n की पावर 0, ठीक है, कैट फॉर्म में लिखना है। A1 साइन n की पावर 1 कैट फॉर्म होगी, और जाते 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 लास्ट में क्या आएगा बच्चों, AN और साइन n F आ जाएगा। हमने F फोल्ड कंसीडर कर रखा है। ठीक है, अब इसी को हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A साइन n इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी A अल्फा आ जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे हम एक क्वांटम स्टेट लेंगे अल्फा, और आ जाएगा साई n अल्फा। डियर स्टूडेंट, ये जो अल्फा होता है, वेयर अल्फा इज क्वांटम स्टेट, तो ये हमारे पास क्वांटम स्टेट होती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 एंड आफ्टर सोन जाती जाएगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपने करना ये है कि अल्फा की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे भी पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे तो ये स्टेट आ जाएगी, अगर 0 पुट करोगे तो ये स्टेट आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो इससे आगे, तो आपने करते जाना है। सही है, अब हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चे, टाइम इंडिपेंडेंट है ना, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, जानते होंगे स्टूडेंट इस इक्वेशन के बारे में, नहीं जानते तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो होगा बच्चों कुछ यूं, तो H psi n इज इक्वल टू E n psi n। ठीक है, ये जो बच्चों H है, इस H से मुराद है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये वाला जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। टॉपिक है बच्चों हमारा परटर्बेशन। अब करना कुछ यूं है कि हमारे पास कि सबसे पहले ये जो टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये बराबर होगा, टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर होगा स्टूडेंट सिंपल सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, अब उसमें हमने क्या करना है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इफेक्ट डाला, उस एक्सटर्नल इफेक्ट में तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा जिसको हम कहते हैं परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो फिर देखते हैं और ये करेंगे। ये जो साई एन है, ये जो साई एन है इसकी जगह भी हम बच्चों वैल्यूज को पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यूज को, जो ऊपर हमने लिखा है इस वैल्यूज को, तो पुट करते हैं साइन एन प्लस एच पी आ जाएगा, और इस साई एन की वैल्यू ये वाली पुट करनी है स्टूडेंट। ये वाली जो वैल्यूज है कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, दोबारा सुन स्टूडेंट, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है मैं इसको पहले ले आता हूँ और साई एन अल्फा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने ये किया है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा। ठीक हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर लिख ली और यहाँ पे आ जाएगा साई एन अल्फा विच इज इक्वल टू सेम एज इट इज, यहाँ पे भी करेंगे। ये वाला जो फैक्टर होगा, ये वाली जो टर्म है इसके अंदर पुट करेंगे, और इसके अंदर ये वाली जो टर्म है ना कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लेकर आता हूँ। तो मैं बाहर लेकर चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए अल्फा आ जाएगा ई एन और साई एन अल्फा, और ये बच्चों कैट फॉर्म के अंदर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो गौर से देखना, स्टेप एक एक स्टेप कर रहा हूँ, गौर से देखना। तो ए अल्फा ये वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच नॉट साई एन अल्फा प्लस ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर एच पी साई एन अल्फा विच इज इक्वल टू, ये जो टर्म है एज इट इज रहेगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा और ई एन और साई एन अल्फा। बच्चों ये टर्म एज इट इज आ गई। स्टूडेंट अब आपने करना ये है, ये जो टर्म है ये एच नॉट वाली ये अनपर्टर्ब्ड टर्म है। ठीक है, या आप ये कह दें कि ये सिंपल सिस्टम आ गया यहाँ पर। जब सिंपल सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पे हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं, तो हम यही करते हैं। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास अनपर्टर्ब्ड टर्म, और ये है बच्चों परटर्ब्ड टर्म। तो हमने अनपर्टर्ब्ड टर्म की जगह क्या करना है, गौर से देखना है, श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है ना। तो एच नॉट साइन एन अल्फा विच इज इक्वल टू, ठीक है ये टर्म आ गई, तो ई एन की पावर 0 और साई एन अल्फा क्या यूज किया, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज किया। अब ये वाली जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है। तो यही कर रहा है मैंने, समेशन, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू
इन्फिनिटी ए अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट आ गया। अब बच्चों इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ को लिख देंगे, तो ई एन की पावर 0 साई एन अल्फा प्लस आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे एच पी और साई एन अल्फा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी, और स्मैशन अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो ए अल्फा ई एन आ जाएगा और साई एन अल्फा। तो इधर तक स्टूडेंट कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, ये वाली जो स्टूडेंट इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक स्टेट लेंगे ब्रॉ की, और उस स्टेट को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यही करता हूँ। तो स्टूडेंट एक स्टेट लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय ब्रॉ फंक्शन, ठीक है, एन बीटा ऑन बोथ साइड तो दोनों तरफ बच्चों कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये वाला एज इट इज आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू बच्चों इन्फिनिटी ए अल्फा, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ना स्टूडेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली एनर्जी वाली, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो ई एन 0, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी पहले साई एन बीटा, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी साई एन अल्फा प्लस, स्टूडेंट ये ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी टर्म, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साई एन बीटा एच पी साई एन अल्फा, तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ई एन, और ये वाली पूरी टर्म, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा, और स्टूडेंट ये एनर्जी की टर्म है, ई एन आ जाएगा, और पहले ये वाली टर्म, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो साई एन बीटा, ठीक है, और साई एन अल्फा विच इज सॉरी ये आ जाएगा टर्म। अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, गौर से देखनी है, बात समझना अपने इधर से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं। तो पहले बात ये है स्टूडेंट, अगर साई एन बीटा पहले हो और साई एन अल्फा बाद में हो, तो आपने करना यूं है, ये वाले जब होंगी ना टर्म, तो वो बराबर होंगी क्रॉनिक डेल्टा, पहले क्या है बीटा आ जाएगा और फिर अल्फा आ जाएगा, सही है। अगर दोनों सेम हो फिर क्या होगा सर जी, साई एन अल्फा हो, मान लो कि ये दोनों सेम है एन अल्फा, तो डेयर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1, सही हो गया। अब बच्चों करना कुछ यूं है, ये जो अनपर्टर्ब्ड टर्म आई है, ये वाली जो अनपर्टर्ब्ड टर्म आई है, इसको भी मैं बराबर कर दूंगा एच पी बीटा अल्फा के इक्वल कर दूंगा स्टूडेंट, ये वाली जो टर्म होगी, ये वाली होल टर्म, और आ जाएगा साई एन बीटा एच पी साई एन अल्फा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन कंडीशन को बच्चों इसमें आपने पुट करनी है, या आप ये कह दें कि ये जो फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को हम ऊपर जो इक्वेशन है पुट कर देंगे जस्ट। तो फिर पुट करते हैं और अपना सोल्यूशन देखते हैं।
तो क्या आता है, समेशन आ गया ए अल्फा, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ई एन, तो ई एन की पावर 0, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म किसके बराबर है, ये वाली टर्म गौर से देखना स्टूडेंट, ये वाली टर्म सर इसके बराबर है, तो मैं ये लिख देता हूँ बीटा अल्फा आ जाएगा, और प्लस ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर है, ये वाली जो पूरी टर्म है ये बच्चों इसके बराबर है, ठीक है, ये वाली, तो एच पी बीटा अल्फा, ठीक है हो गया, और ब्रैकेट आ गई, समेशन है, ये वाली टर्म स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा ई एन, और स्टूडेंट इसके साथ ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म किसके बराबर है, यस सर ये क्रॉनिक डेल्टा के इक्वल है, ये वाली टर्म इसके क्या है, इक्वल है, क्रॉनिक डेल्टा बीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है टर्म अब हर एक से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है दूसरी तरफ आ जाएगी, तो ये जाएगी, तो मैं यही करने लगा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, ठीक है, ए एन की पावर 0, ये वाली जो टर्म है इसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बीटा अल्फा, और समेशन वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एच पी बीटा अल्फा इज इक्वल टू नहीं लगाना, अब क्या करना है बच्चों, ये जो प्लस वाली टर्म है दूसरी तरफ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की मैंने लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा ई एन समेशन बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है इसको मैं पहले लेकर आता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं कुछ यूं है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एच पी बीटा अल्फा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इधर आपने, सॉरी स्टूडेंट आपने यहाँ पे ए अल्फा लाजमी लिखना है, तो मैं भूल गया था, तो ए अल्फा भी आएगा साथ, दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये जो ए समेशन ए अल्फा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और समेशन ए अल्फा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ भूल गया था, आपने यही करना है, ठीक है, समेशन ए अल्फा एच पी ये मैंने लिख दिया नीचे, तो इसके लिए बच्चों माजरत। अब ये वाली जो टर्म है क्या होगी, ये इधर आ जाएगी, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा ई एन की पावर 0 क्रॉनिक डेल्टा बीटा अल्फा, सही है, ये वाली जो टर्म है ये बराबर हो जाएगी 0 के, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा ई एन बीटा अल्फा विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब आपने करना यूं है कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या चीज़ बच्चों कॉमन आ रही है, वो कॉमन लेनी है आपने, तो कॉमन लेते हैं, आप गौर से देखो बच्चों, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप अपना पहले ही माइंड बना लें, मैं इतना ये लिखता हूँ, तो बीटा अल्फा प्लस, सर इसके अंदर एक तो ये टर्म कांस्टेंट आ रही है, दोनों के अंदर आ रही है, ठीक है, समेशन ए अल्फा इसके अंदर, और दूसरा सर जी ये भी क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कांस्टेंट, इसको बाय कर लेंगे, तो समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए अल्फा, अंदर क्या बचेगा ई एन की पावर 0 माइनस, स्टूडेंट ये वाला क्या बचेगा इधर ई एन, और यहाँ पे भी क्रॉनिक डेल्टा, यहाँ पे भी क्रॉनिक डेल्टा, दोनों के अंदर है, मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया बीटा अल्फा विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, गौर से देखना ये वाला स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बच्चों मैंने इसको बनाना है नेगेटिव और इसको बनाना है पॉजिटिव,
तो मैं नेगेटिव बच्चों इसमें से कॉमन ले लूँगा, जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव बन जाएगी और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव बन जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यही करना है। तो ए अल्फा आपने भूलना नहीं है, सही है, ये याद रखना है, साथ साथ लेके चलना है इसको। तो स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए अल्फा एच पी बीटा अल्फा, ठीक है, प्लस समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए अल्फा। अब मैं क्या करने लगा हूँ बच्चों, यहाँ पे माइनस लेने लगा हूँ कॉमन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है प्लस की हो जाएगी, मैं इसको पहले ले आता हूँ, और ये वाली जो टर्म है बच्चों ये माइनस की हो जाएगी, तो मैं इसको ले जाता हूँ माइनस, इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, और ब्रैकेट आ जाएगी क्लोज, तो बीटा अल्फा विच इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट दोबारा सुन लें, मैंने क्या किया है, ये वाली जो टर्म है ना इसको मैंने नेगेटिव बनाना है और इस टर्म को मैंने पॉजिटिव बनाना है। तो मैं यहाँ इन दोनों में से बच्चों नेगेटिव क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, या नेगेटिव या कह दें माइनस में कॉमन ले लूँगा। अब माइनस यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया। ये वाला बच्चों क्या बन गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, और ये वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। जस्ट हमने ये काम किया है। अब एनर्जी स्टेट की वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी, वो क्या होती है, अगर स्टूडेंट ई एन इज इक्वल टू होगा तो ये किसके बराबर होगा, ई एन की पावर 0 प्लस ई एन की पावर 1। स्टूडेंट आगे ये करना है, आपने ये बनाना है और इसको चेक करेंगे किसके बराबर आता है। तो स्टूडेंट ये वाली अगर मैं टर्म इसको दूसरी तरफ लेकर आता हूँ क्या बनेगी, ई एन माइनस ई एन की पावर 0, ये बराबर हो जाएगा ई एन की पावर 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो हम यही करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, ए भूलना नहीं है, ए अल्फा एच पी बीटा अल्फा माइनस हो जाएगा बच्चों समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह आप ये पुट करते हैं, तो मैं ये पुट कर देता हूँ ई एन की पावर 1 और क्रोनिक डेल्टा बीटा अल्फा विच इज इक्वल टू 0। सही हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम करेंगे इसका अगला स्टेप। अंदर यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, मैंने ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिख रखी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है, इसमें बच्चों समेशन ए अल्फा और समेशन ए अल्फा कॉमन आ रहा है। अब मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए अल्फा, और अंदर क्या बच जाएगा एच पी बीटा अल्फा माइनस हो जाएगा ई एन की पावर 1 क्रोनिक डेल्टा बी अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट आपने यहाँ गौर करनी है, ठीक है, थोड़ी सी गौर करनी है स्टूडेंट। ये वाली जो टर्म है ये इसके 0 के बराबर हो जाएगी, और ये वाली टर्म होगी स्टूडेंट ये इसके 0 के बराबर हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए अल्फा, मैंने क्या कहा था, ये वाली टर्म 0 के बराबर लिखोगे। फिर इसके बाद ये जो टर्म है, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट कलर, तो एच पी बीटा अल्फा माइनस हो जाएगा ई एन की पावर 1 क्रोनिक डेल्टा बीटा अल्फा विच इज इक्वल टू 0।
अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म जीरो के एग्जैक्ट इक्वल होगी। तो स्टूडेंट मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं, तो इस इक्वेशन का बच्चों अब हम करेंगे प्रूव, क्या ये वाली जो इक्वेशन है क्या ये वाकई ही जीरो के इक्वल होती है या नहीं होती। तो ये आप बच्चों बुक से थोड़ा साइड पे लिख लें। तो ये वाली टर्म हम चेक करते हैं, क्या ये वाली जो टर्म है जीरो के इक्वल होती है या नहीं होती। तो इसको चेक करेंगे बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, तो साई एंड स्टेट समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to infinity a alpha and sin alpha। ठीक है, ये अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका स्टूडेंट करेंगे कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये क्या है, कैट वेक्टर है, ब्रोमिक चेंज हो जाएगा तो स्टेरिक आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कैट वेक्टर है, ब्रोमिक चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to infinity ए अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेरिक आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है। और ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन आ जाएगा कैट फंक्शन में, ब्रोमिक चेंज हो जाएगा एन अल्फा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साई एन, फिर क्या आ जाएगा ऊपर साई एन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रूव करने के लिए। अल्फा इज इक्वल टू 1 to infinity ए अल्फा। ठीक है, साइन एन अल्फा, फिर ये वाला जो टर्म है बच्चों, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, ए अल्फा साइन एन अल्फा। नेक्स्ट टर्म में ये करना है स्टूडेंट, ये वाली बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to infinity ए अल्फा स्टेरिक हो जाएगा और ए अल्फा हो जाएगा, और ये टर्म बच्चों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी साई एन अल्फा, और ये वाली जो टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगी साई एन। स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है किसके इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यू तो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सेम स्टेट है तो किसके बराबर आता है, 1 के इक्वल आता है। या आप ये फार्मूला देख ले सर, स्टेट अगर सेम होगी कैट और ब्रा यूज होंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 to infinity, और स्टूडेंट ये वाले जो वैल्यूज है ना ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, यूज की आपने, तो ए अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये किसके बराबर है, साई एन अल्फा साई एन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 के। अगर स्टूडेंट ये वैल्यू 0 के इक्वल होती तो तब बच्चों ये वाला जो फंक्शन है तो ये 0 के इक्वल होता। अब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है ये जो ए अल्फा होगा ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये एक रियल टर्म है, तो हम ये कह सकते हैं 100% हम ये कह सकते हैं ये वाली जो टर्म होगी ये 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब इस टर्म को बच्चों हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो समेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो h बेटा पहले क्या है, बीटा है फिर अल्फा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर 1 हो, आपने एक बात याद रखनी है, वो ये बात है स्टूडेंट, क्रॉनिक डेल्टा की प्रॉपर्टी, अगर 1 1 हो इंडिसेस सेम होगी, 2 2 हो, ठीक है, और सेम हो मतलब क्रॉनिक डेल्टा के अंदर इंडिसेस सेम हो तो वो बराबर आ जाएगा बच्चों 1 के। सही है, और स्टूडेंट अगर डिफरेंट हो इंडिसेस 1 2, ठीक है, 3 1, इसी तरह बच्चों
अगर डिफरेंट आएगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट कि अगर 1 1 आएगा तो 2 आएगा तो 1 आएगा, अगर 2 1 3 1 4 1 डिफरेंट आएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट होता है A11 होता है, फिर इसके बाद A12 होता है, फिर इसके बाद A13 होता है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ H P, ठीक है, 1 1 मतलब बीटा की वैल्यू 1, फिर अल्फा की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। क्रोनिक डेल्टा 1 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बच्चों आ जाएगा en की पावर 0 ही बनेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की जो एंट्री होती है, एलिमेंट होता है A21 होता है, डिफरेंट होता है, मतलब A12 होगा। दोबारा सुन लो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर दूसरी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एंट्री होती है A12 होगी। तो बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और अल्फा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 1 बीटा हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जस्ट ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आपने लिखना ये है कि हमारे पास जस्ट ये टर्म बचेगी P1 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो A13 होगी, A13 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। अब क्रोनिक डेल्टा 13 इंडिसेस डिफरेंट है तो 0 आ जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आप क्या आएगा, 0, जस्ट ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। इसी तरह आपने करते करते हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो, ठीक है, 1f4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही करेंगे, विच इज इक्वल टू 0। तो दूसरा बच्चों जो एलिमेंट होता है दूसरी रो का वो क्या होता है, A21, ठीक है, A21 मतलब बीटा की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 1 2 1 डिफरेंट आ रहा है तो क्रोनिक डेल्टा 0, जस्ट ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है बच्चों। समझ आ गई होगी, बल्कि यकीनन आ गई होगी। बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1, ठीक है। आगे लिखना नहीं लिखना क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मैं सेकंड एंट्री ले लूँ तो यहाँ पे भी 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा क्योंकि A21 है, फिर क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, चलो, तो AP22 और यहाँ पे भी 2 2 आ जाएगा, क्रोनिक डेल्टा क्या आ जाएगा, शाबाश, 1 के इक्वल आ जाएगा। इंडिसेस सेम है, इंडिसेस सेम है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, En1 हो जाएगा, माइनस En1। और इसी तरह चलते 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 कौन सा है बच्चों, ये H2F आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में ये होगा इसका स्टेप H1F आ जाएगा। और चलते 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 यहाँ पे इंडिसेस क्योंकि डायगोनल के जितने भी होंगे वो सेम आएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा HP1F माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा En की पावर 0। तो ये बच्चों आ गया है, इसकी करेक्शन आ गई है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का होता तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन होती, ठीक है। अगर ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट होता तो इसका मतलब ये है कि ये थर्ड ऑर्डर करेक्शन होती। आपको बातें समझ आ गई होंगी, सही। चलो जी आगे बच्चों करना ये है, अब हम इसको स्टूडेंट लास्ट में हमने करना यूं है, ये जो रियल नंबर आ रहा है, अब इस रियल नंबर का हम मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे,
तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए अल्फा विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, ब्रैकेट ए अल्फा 1, कॉलम फॉर्म में लिखना ए अल्फा 2, आफ्टर सो ऑन ए अल्फा एफ आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में स्टूडेंट आपने यहाँ तक करके आना है, लाजमी करके आना है, एक एक स्टेप आपने करना है। आई होप स्टूडेंट आपने एक एक स्टेप गौर से समझा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ गया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।